हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वे साइंस क्लासेस। अब तक हमने इस चैप्टर में डिजीज के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी क्या है, कि ऐसा क्या है कि हम कई सारे जो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं उनके कांटेक्ट में आते हैं डेली, फिर भी हमें संभावना रहती है कि डिजीज ना हो। तो ऐसे कैसे बच पा रहे हैं हम इतने सारे इन्फेक्शियस पार्टिकल से, तो ये पढ़ेंगे इम्यूनिटी में। एवरी डे वी एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट के कांटेक्ट में आते हैं। हाउएवर ओनली फ्यू ऑफ दीज एक्सपोजर रिजल्ट इन डिजीज। कुछ ही जो है उनके एक्सपोजर में आने से डिजीज होती है, सबके एक्सपोजर में आने से डिजीज नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बॉडी अपने आप को खुद से डिफेंड कर सकती है। अब खुद से डिफेंड कर सकती है तो कैसे कर सकती है, वो प्रोसेस यहाँ पे हम पढ़ेंगे। दिस इज ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ये होस्ट की ही एबिलिटी है। कैसी एबिलिटी है? टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम। ये क्या होता है? इम्यून सिस्टम होता है, और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोल देता है? इम्यूनिटी बोल देता है। इम्यूनिटी को अगर हम देखते हैं तो दो तरह की इम्यूनिटी होती है। क्या होती है? इन्नेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इन्नेट इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी है? ये वो इम्यूनिटी होती है जो कि जन्म से होती है, फ्रॉम बर्थ होती है। अब इस इम्यूनिटी को अगर हम देखते हैं तो ये नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी है। अब क्यों है ये नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी? क्योंकि जैसे कि हम इम्यूनिटी के बारे में जानने की थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई पर्टिकुलर डिजीज है, उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए एक स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होती है, कि वो इम्यूनिटी उसी डिजीज पे काम कर सकती है और किसी पर नहीं करेगी। तो ये हो गई स्पेसिफिक टाइप की। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होती है। ये हर किसी पे काम कर सकती है, जितना इसके पॉसिबिलिटी में है, जितना इसके कवरेज में है, हम ऐसा कहें तो उन पे सब पे ये काम करती है। नॉन स्पेसिफिक है, किसी स्पेसिफाइड डिजीज के लिए नहीं होती है। दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। दिस accomplished by providing different type of barriers। अब कई तरह के बैरियर्स प्रोवाइड किए गए of the foreign agent into our body। इनेट इम्यूनिटी किस किस से बनी होती है? तो इनेट इम्यूनिटी के पास चार कंपोनेंट होते हैं। एक फिजिकल बैरियर होता है, एक फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, एक सेलुलर बैरियर होता है, और एक साइटोकाइनिन बैरियर होता है। इन सबको देखते हैं। सबसे पहले फिजिकल बैरियर क्या है? अपने पास स्किन है। स्किन जो है मेन बैरियर है, जो कि एंट्री रोकती है किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को रोकेगी, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरा, ये तो हो गई आउटर साइड से। इनर साइड से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें म्यूकस कोटिंग दिख जाती है, जो कि इपिथेलियम लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, ये ट्रैप करते हैं किसको? मतलब कि रोकती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर होने से। मतलब अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है। इसको रेड से बना देते हैं अंदर से, ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है। एग्जाम्पल के लिए ये जीआईटी है। अब होगा कुछ ऐसा कि ये जो बाहर की साइड से तो स्किन आ गई, जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। अब मानो एलिमेंट्री कैनाल से खाना खाया इसने, खाना खाते समय हो सकता है उस जो फूड पार्टिकल्स थे, उस फूड पार्टिकल में कुछ फॉरेन पार्टिकल भी बैठा हो जो कि इन्फेक्शियस हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए इधर जाएगा, वो इधर जाएगा। तो इधर उधर, या फिर हम कहें जीआईटी से बाहर। जीआईटी से बाहर कहाँ पे? सीलोमिक कैविटी में। जीआईटी से बाहर ये न चला जाए, जिससे कि बॉडी में जा सकता है, तो वहां न जाए। उसको रोकने के लिए यहाँ पे इस जगह पे इनर साइड में म्यूकस की कोटिंग होती है। अभी म्यूकस की कोटिंग इसकी एंट्री को रोकती है अंदर की तरफ जाने से। इसकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी एंट्री को अंदर एंट्री को रोकती है। उस एंट्री को रोकने से क्या होगा कि इन्फेक्शन होने से बच जाएगा। तो ये होता है फिजिकल बैरियर। यहीं पे हम दूसरी बात करते हैं, जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है। अभी फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है? एसिड इन स्टमक हमने पढ़ा हुआ है, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स फ्रॉम आईज। अब ये एसिड इन स्टमक, एसिड कौन सा होता है? HCl होता है। पीएच भी क्या है इसका? 1 to 2 pH होता है। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो एसिड है,
तो जो माइक्रोब्स पहले क्या होगा, सबसे पहले इनटेक किया जाएगा। फूड इनटेक करने के बाद माउथ में सलाइवा मिलता है। सलाइवा में लाइसोजाइम नाम का एंजाइम है। सलाइवा में कौन सा? लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम होता है। अब ये जो लाइसोजाइम नाम का एंजाइम है सलाइवा में, ये बैक्टीरिया को मारता है या बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है। अब बैक्टीरियल ग्रोथ रुकेगी, उससे क्या होगा? जब बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाएगी तो आगे इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ से किसी कारण से बैक्टीरिया बच गया और स्टमक में चला जाता है, तो स्टमक में इसको मिल जाएगा HCl। अब HCl क्या करेगा? HCl उस माइक्रोब को मार देगा। जैसे हमने पढ़ा था, एक इसका अलग भी काम होता है HCl का, जो सलाइवरी एमाइलेज है। सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम है जो कि स्टार्च का डाइजेशन करता है, जो कि सलाइवा में मिलता है। उसको भी इनएक्टिव करने का काम HCl का ही होता है। सलाइवरी एमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी बोल देते हैं, उसको भी इनएक्टिव करने का काम HCl का होता है। और माइक्रोब्स जो आ जाते हैं फूड के साथ, उसको भी मारने का काम HCl का ही होता है। तो सलाइवा में हमें लाइसोजाइम मिल गया, एसिड हमें HCl मिल गया, और टीयर्स में भी लाइसोजाइम एंजाइम ही होता है। जैसा कि अगर आंख में कुछ चीज गिर जाती है, कुछ पार्टिकल भी गिर जाता है, तो तुरंत आंख बंद हो जाती है और आंसू आने लगते हैं। आंसू आने लगते हैं तो उससे क्या होगा? जो टीयर्स हैं उसमें लाइसोजाइम एंजाइम है। वो भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि कोई भी अगर इन्फेक्शियस पार्टिकल हो, कोई बैक्टीरिया हो, तो वो मर जाए। तो ये होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर जो बस एंट्री को रोक रहा है। फिजियोलॉजिकल बैरियर जो कुछ फिजियोलॉजी के द्वारा माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक रहा है। फिर आता है सेलुलर बैरियर। अब सेलुलर बैरियर क्या है? सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट होती है WBC, याद रखना है। सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट ऑफ आवर बॉडी, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है, PYQ भी रह चुका है। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ये जो PMNL है, न्यूट्रोफिल है बेसिकली ये। और साथ में मोनोसाइट होता है। मोनोसाइट और नेचुरल किलर सेल कौन कौन सी हो गई? PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, लिम्फो ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल्स जिसको बोल देते हैं। दूसरा मोनोसाइट, तीसरा नेचुरल किलर सेल, जो कि एक टाइप है लिम्फोसाइट का। नेचुरल किलर सेल भी क्या है? लिम्फोसाइट का टाइप है। तो ये याद रखना है। इन द ब्लड एज वेल एज मैक्रोफेज, मैक्रोफेज टिश्यू में होता है। फेगोसाइट एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, क्या करेगा ये? माइक्रोब्स को खा जाएगा और उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर क्या आता है? साइटोकाइनिन बैरियर। अभी साइटोकाइनिन बैरियर क्या है? साइटोकाइनिन बैरियर में जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, वो वायरस इन्फेक्टेड सेल एक प्रोटीन सिक्रेट करती है, जिसको हम इंटरफेरोन कहते हैं, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। होता कुछ ऐसा है कि वायरल इन्फेक्टेड सेल जो प्रोटीन इंटरफेरोन रिलीज करेगी, वो इंटरफेरोन वायरस की फिजियोलॉजी को रोकता है। अब वायरस की फिजियोलॉजी को ब्रेक करेगा या उसको चलने नहीं देगा, तो होगा क्या? जो वायरस फैल रहा था, वो वायरस फैल नहीं पाएगा, प्रोलिफेरेशन नहीं होगा। मतलब मान लो ये एक सेल है और ये इन्फेक्ट हो चुकी है, इसके पास की जो सेल्स है उसमें वायरस के जाने की संभावना है, ऐसा हम मान सकते हैं जैसे। तो अब क्या होगा? ये जो इन्फेक्टेड सेल्स है, ये एक पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीन रिलीज करेगी। जिसको ये पर्टिकुलर टाइप की जो प्रोटीन रिलीज करेगी, उसको हम बोलते हैं इंटरफेरोन्स। क्या बोलेंगे इसको? इंटरफेरोन्स। अब जो इंटरफेरोन्स है, ये इंटरफेरोन जो वायरल एक्टिविटीज है उसको इनहिबिट करता है। सिंपल शब्दों में कहें तो इनहिबिट्स वायरल प्रोलिफेरेशन। जो वायरल प्रोलिफेरेशन मतलब कि वायरल की एक्टिविटीज, वायरस की एक्टिविटीज या वायरस की ग्रोथ रुक जाएगी, तो इन्फेक्शन जो था वायरस का, वो यहीं तक रह जाएगा। तो ये इन्फेक्टेड सेल एक तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ जाते जाते भी, मरते मरते भी कुछ डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती है,
जो कि एक प्रोटीन सेक्रेट करती है, इसको बोलते हैं हम इंटरफेरॉन। नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? एक्वायर्ड मतलब बाहर से मिलने वाली इम्यूनिटी। अब ये कैसी इम्यूनिटी है, तो इसको जरा समझते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन अदर हैंड पैथोजन स्पेसिफिक, ये जो है पैथोजन स्पेसिफिक है, जबकि हमने क्या पढ़ा था, जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो पैथोजन स्पेसिफिक नहीं होती, उसको हम नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी बोलते हैं, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। इट इज करेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, किसके द्वारा करेक्टराइज की जाएगी? मेमोरी के द्वारा करेक्टराइज की जाएगी। अब ये जो पॉइंट आ रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे, कि पैथोजन स्पेसिफिक कौन सी होती है, तो एक्वायर्ड होती है। किसके द्वारा करेक्टराइज की जाएगी? तो मेमोरी के द्वारा करेक्टराइज की जाएगी। दिस मीन्स व्हेन अवर बॉडी एनकाउंटर अ पैथोजन फॉर फर्स्ट टाइम, इट प्रोड्यूस अ रेस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रेस्पॉन्स। मतलब जब बॉडी पहली बार किसी पैथोजन को मारती है, एनकाउंटर करती है उसका, तो अब ये पहली बार जब रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, उस रेस्पॉन्स को हम प्राइमरी रेस्पॉन्स बोलते हैं। अब पहली बार कोई इन्फेक्शन हुआ है, उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी काम कर रही है, तो उसको पहले से नहीं पता था कि इस तरह का कोई इन्फेक्शन होगा। मतलब अगर मैं कहूँ ये एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म में कोई स्पेसिफिक टाइप का इन्फेक्शन आया। अब इन्फेक्शन के बारे में इस ऑर्गेनिज्म को पता ही नहीं था, तो जैसे तैसे करके ये बच तो जाएगा। अगर लो अगर ज्यादा लीथल नहीं हुआ ये इन्फेक्शन, तो जैसे तैसे करके बच तो जाएगा। पर जो पहली बार रेस्पॉन्स होगा, वो प्राइमरी रेस्पॉन्स होगा। अब प्राइमरी रेस्पॉन्स स्लो क्यों हुआ? क्योंकि इसको पहले से पता ही नहीं था कि किस तरह का इन्फेक्शन होता है, तो उससे किस तरह से बचना है। तो पहली बार बचा, वो जो रेस्पॉन्स था वो लो इंटेंसिटी का रेस्पॉन्स होगा, प्राइमरी है, लो इंटेंसिटी का होगा। सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन, अब इसको सेम पैथोजन के साथ एनकाउंटर करेंगे, होगा एलिस्ट a highly intensified secondary anamnestic response, highly intensified secondary anamnestic response। अब ये क्या है? मतलब जब पहली बार रेस्पॉन्स किया, वो प्राइमरी रेस्पॉन्स था, जो कि लो इंटेंसिटी का था। अब जब दूसरी बार ही पैथोजन आएगा, यही सेम पैथोजन अगर दूसरी बार आएगा, तो दूसरी बार आने पे जो रेस्पॉन्स होगा, वो सेकेंडरी रेस्पॉन्स कहलाएगा, जो कि हाई इंटेंसिटी का होगा। कैसा होगा? हाई इंटेंसिटी का होगा। साथ में एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स होगा। अभी एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स क्या है? अच्छा, एनामनेस्टिक का मतलब होता है, एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स का मतलब होता है इतिहास संबंधी प्रतिक्रिया। मतलब कि जो हिस्ट्री में पहले कुछ हो चुका है, उससे रिलेटेड वापस से जो रिएक्शन है, जो रेस्पॉन्स है, वो एनामनेस्टिक कहलाता है। क्योंकि पहले इन्फेक्शन हो चुका था, ये उसी के जैसा इन्फेक्शन वापस से हुआ, तो ये एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स है। दिस इज described this is ascribed to the fact that our body appears to have memory। इससे क्या पता चलेगा कि अब हमारी बॉडी के पास मेमोरी होती है। कौन से एनकाउंटर की? फर्स्ट एनकाउंटर की मेमोरी। इसी फर्स्ट एनकाउंटर की मेमोरी के बेसिस पे सेकेंडरी एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स दिया जाता है। फर्स्ट एनकाउंटर की मेमोरी के बेसिस पे ही सेकेंडरी एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स दिया जाता है, जो कि हाईली इंटेंसिफाइड होता है, मतलब कि हाईली इफेक्टिव होता है। तो यहाँ से हमें प्राइमरी रेस्पॉन्स और सेकेंडरी रेस्पॉन्स के बारे में पता चला कि प्राइमरी जो होता है वो लो इंटेंसिटी का होता है, सेकेंडरी जो होता है वो हाई इंटेंसिटी का होता है। नेक्स्ट क्या? जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स है, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। कौन कौन सी लिम्फोसाइट होती हैं? वो बी लिम्फोसाइट हो सकती हैं, वो टी लिम्फोसाइट हो सकती हैं। अब ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे? जो दोनों तरह की लिम्फोसाइट है, बनती है उसमें ही, बोन मैरो में ही है। दोनों ही बोन मैरो में ही बनती हैं। लेकिन अगर इनके मैच्योरेशन की बात करें, तो मैच्योरेशन बी लिम्फोसाइट का बोन मैरो में होता है, पर टी लिम्फोसाइट का थाइमस में होता है। बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन बोन मैरो में होता है, टी लिम्फोसाइट का थाइमस में होता है। अब ये जो थाइमस है,
ये थायमस उम्र के साथ साथ घटता रहता है। मतलब हम कह सकते हैं डिजनरेट होता रहता है, उम्र के साथ साथ डिजनरेट होता जाएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी थायमस रिड्यूस होता जाएगा। थायमस को हम ट्रेनिंग सेंटर भी बोल सकते हैं लिम्फोसाइट का। थायमस को हम लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग सेंटर ही बोल सकते हैं। अब ये जो लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग सेंटर है, अगर ये कम होता चला जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा, तो ऑब्वियसली जो इम्यूनिटी है वो भी वीक हो जाएगी। मतलब कि हम कह सकते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ इम्यूनिटी क्यों वीक हो गई, उसका एक कारण ये भी होता है कि जो थायमस है वो रिड्यूस होता चला गया है। तो इस तरह से बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट अलग अलग नाम पड़ते हैं बेस्ड ऑन देयर मैच्योरेशन, क्योंकि बनते तो दोनों बोन मैरो में ही है। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन। बी लिम्फोसाइट जो है कौन सी, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, इन रेस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू अवर बॉडी टू फाइट विद देम। अब बी लिम्फोसाइट जो है एक प्रोटीन की आर्मी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि किसके रेस्पॉन्स में होगी, पैथोजन के रेस्पॉन्स में होगी, और उसी से वो फाइट करेगी। क्या बोलते हैं उसको, उसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। बी लिम्फोसाइट जो होता है ऐसी प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं किसके रेस्पॉन्स में, पैथोजन के रेस्पॉन्स में, जो कि एंटीबॉडी कहलाते हैं। और वो एंटीबॉडी क्या करेगी, वो जो पर्टिकुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल है उस इन्फेक्शियस पार्टिकल से फाइट करेगी। अब ये जो कार्टून दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या है, द टी सेल्स themselves डू नॉट secrete एंटीबॉडीज। टी सेल जो है एंटीबॉडी secrete नहीं करती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। सिर्फ बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, लेकिन टी सेल जो है हेल्प करती है बी सेल की एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराने में। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन। तो सभी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के पास 4 पेप्टाइड चेन होती हैं। तो हम देख सकते हैं क्या, एक, दो, दूसरे कलर से देखते हैं, एक चेन ये रही, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। तो यहाँ पे 4 चेन हमें दिखाई दे रही हैं। अब क्या, जिसमें से 2 लाइट होती हैं, 2 हैवी होती हैं। तो ये वाली लाइट है, ये वाली भी लाइट है, ये दोनों हैवी हो गए। तो ये बात भी हमें पता चल गई, लाइट और हैवी कौन कौन सी हैं। इससे क्या होगा, 2 स्मॉल लाइट चेन, अभी अभी हमने देखा था 2 लाइट चेन होंगी इसके पास, और 2 बड़ी वाली हैवी चेन होंगी। इसको हम H2L2 के नाम से भी जानते हैं। क्यों H2L2 का मतलब क्या है, H2 मतलब 2 हैवी चेन, L2 2 लाइट चेन। तो ये इसलिए H2L2 इसको डायरेक्टली लिखा गया है। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन अवर बॉडी। कई तरह की अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जाती हैं, जैसे IgA, IgM, IgE, IgG। तो IgA, IgM, IgE, IgG इस तरह की जो एंटीबॉडीज हैं अपनी बॉडी में प्रोड्यूस की जाती हैं। ये कार्टून हम देख ही रहे हैं, ये किसका कार्टून है, एंटीबॉडी का कार्टून है। अब इस एंटीबॉडी की कार्टून को थोड़ा सा और समझते हैं, ये एंटीबॉडी का कार्टून कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पे इसमें एक एंटीजन बाइंडिंग साइट दिखाई दे रही है। अब मान लो कि एक स्पेसिफिक टाइप का ये स्पेसिफिक टाइप का कोई एंटीजन वो है, एंटीजन, ये कोई एंटीजन है। अब ये जो एंटीजन है, ये एंटीजन यहाँ पे जाके बाइंड कर जाएगा। ये थोड़ा सा इस तरह से बनाता है, कुछ इस तरह से ये बाइंड कर जाएगा। जब ये बाइंड करेगा तो यहाँ पे ये पकड़ा किसने, एंटीजन बाइंडिंग साइट ने। और ये रेड वाला था क्या, ये एंटीजन था। ये कौन है, ये है एंटीजन। अच्छा, एंटीजन के नाम को अगर देखते हैं तो एंटी
अगेंस्ट, जन मतलब जनरेट कराए, एक ऐसा पार्टिकल जो कि अपने अगेंस्ट को जनरेट कराने की पावर रखता हो उसको एंटीजन बोल देते हैं। अब एंटीजन के कुछ हिस्से होते हैं, क्या क्या हिस्से हैं वो, ये जो दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है एपीटॉप। क्या कहलाएगा? एपीटॉप। अभी जो एपीटॉप है यही इन्फेक्शियस होता है। ये कैसा होता है? इन्फेक्शियस होता है। अब ये जो दिखाई दे रहा है एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है इसको हम पैराटॉप बोलते हैं, जो कि एंटीजन स्पेसिफिक होता है। पैराटॉप कैसा हुआ? एंटीजन स्पेसिफिक होता है। मतलब अगर मैं इसकी शेप की बात करूंगा, किसकी शेप की? इस एंटीजन के जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है उसकी शेप की अगर मैं बात करूंगा तो ये शेप बिल्कुल एंटीजन बाइंडिंग साइट जैसी है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया पेन से, तो ये जो शेप है ऑलमोस्ट एंटीजन बाइंडिंग साइट जैसी, मतलब कि ये जो एंटीजन घूम रहा है इस एंटीजन को एंटीजन बाइंडिंग साइट इजीली ट्रैप कर लेगा। अच्छा, किस तरह से ट्रैप किया? जो इन्फेक्शियस साइड थी उस इन्फेक्शियस साइड को ही उसने ट्रैप किया है जिससे कि फर्दर इन्फेक्शन न फैला सके। तो ये जो हिस्सा है, अगर एंटीजन जो है, ये जो एंटीजन का हिस्सा है ये एपिटोप कहलाएगा, और जो एंटीबॉडी के पास है वो पैराटॉप कहलाएगा। ये भी याद रखना है, मतलब कि पैराटॉप एपिटॉप को ट्रैप कर लेता है, पैराटॉप एपिटॉप को ट्रैप कर लेगा। तो ये हमें याद रखना है। तो इस तरह से हमने ये कार्टून समझा। नेक्स्ट क्या है? बिकॉज दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड। अब ये जो एंटीबॉडीज है कहाँ मिलेंगी? ये ब्लड में मिलेंगी। सबसे बड़ी बात तो ये भी पता होना चाहिए कि मिलेंगी कहाँ, ये ब्लड में मिलती है। तो एंटीबॉडीज कहाँ मिलेंगी? ब्लड में मिलेंगी। द रेस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स। एंटीबॉडीज के द्वारा जो रेस्पॉन्स होता है वो ह्यूमोरल रेस्पॉन्स होता है। अच्छा, इसमें कोई सेल डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं हुई है, जैसे हमने कहा कि बी सेल्स जो होती है, बी लिम्फोसाइट जो होती है वो एंटीबॉडीज बनाने का काम करती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या बी सेल इस काम में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है जो जो ये एंटीबॉडी कर रही है? एंटीबॉडी ने क्या किया था? एंटीबॉडी ने एंटीजन को ट्रैप किया था। तो क्या बी लिम्फोसाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है एंटीजन को ट्रैप करने में? तो ऐसा नहीं है। तो बी लिम्फोसाइट जब डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रही है तो इसको हम बोलेंगे ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे? ह्यूमोरल इम्यूनिटी या ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स। तो ऐसा इम्यून रेस्पॉन्स जिसमें कि प्रोटीन इन्वॉल्व हो रही है उसको हम ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स बोलते हैं। अब दूसरे टाइप का रेस्पॉन्स क्या है? एंटीबॉडी, इसको हम एंटीबॉडी मीडिएटेड बोल देते हैं। जो इम्यून सिस्टम था ह्यूमोरल वाला, इसको एंटीबॉडी मीडिएटेड, क्योंकि एंटीबॉडी काम कर रही है। दूसरा क्या होगा? सेकंड टाइप, सेल मीडिएटेड। अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वो होती है जिसमें डायरेक्टली सेल इन्वॉल्व होती है, उसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोल देते हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में क्या होगा? ह्यूमोरल इम्यूनिटी में जो एंटीबॉडीज हैं वो काम करती हैं, जबकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में सेल्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सी सेल इन्वॉल्व होगी इसमें? तो द टी लिम्फोसाइट मीडिएट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सीएमआई। जो टी लिम्फोसाइट है वो सीएमआई को ओ, चलाती है, हम ऐसा कहें तो। वेरी ऑफन वी when some human organ like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactorily, transplantation is the only remedy to enable the patient to live a normal life. Then search being suitable donor। मतलब कहने का ये है कि जो ऑर्गन्स अगर ये काम नहीं कर रहे हैं ठीक से तो उसके पास एक अकेला ऑप्शन होता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा ले, या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का उसके पास एक ऑप्शन होता है। तो जब एक ऑप्शन है तो ट्रांसप्लांटेशन के लिए डोनर ढूंढना पड़ेगा। अब वो डोनर का क्या सुटेबल टाइप का डोनर ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं है किसी का भी ऑर्गन किसी में भी लगा सकते हैं, नहीं, सुटेबल टाइप का डोनर होना चाहिए। क्यों सुटेबल टाइप का डोनर होना चाहिए? कि यहाँ पे
Why is it that organ can not be taken from just anybody? किसी से भी क्यों नहीं ले सकते हैं? What is that? What is it that the donor डॉक्टर चेक क्या देखता है उसमें डॉक्टर? अब इसको देखेंगे कि ग्राफ्ट फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, एन एनिमल, other primate, or human being cannot made since the graft would be rejected sooner or later। मतलब कहने का ये है कि अगर ऐसे ही रैंडम किसी भी ऑर्गेनिज्म से ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर देंगे तो वो जो ग्राफ्ट है, ग्राफ्ट का मतलब होता है वो ऑर्गन या वो हिस्सा जिसको ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, वो उसको हम ग्राफ्ट बोलते हैं। तो कोई भी ग्राफ्ट हम लेंगे, वो ग्राफ्ट क्या होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा कुछ समय बाद या तुरंत वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? टिश्यू मैचिंग नहीं होगी, टिश्यू मैचिंग नहीं होगी, ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं होगी, जो कि एसेंशियल मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर द अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट। किसी भी ग्राफ्ट या ट्रांसप्लांट को लगाने से पहले, ट्रांसप्लांट कौन है? देखो, ट्रांसप्लांटेशन एक प्रोसेस है। ट्रांसप्लांट वो हिस्सा जिसको लगाया जाएगा, जिसको हम ग्राफ्ट बोल रहे हैं, मतलब कि ऑर्गन जो है उसको ट्रांसप्लांट या ग्राफ्ट बोला जा रहा है। इवन आफ्टर दिस पेशेंट हैज टू टेक immunosuppressants all his life, all her life। मतलब कि कहने का क्या है कि पहले तो उसमें टिश्यू मैच किया जाएगा, टिश्यू मैच करने के साथ में ब्लड ग्रुप भी मैच किया जाएगा। तो टिश्यू मैच करेंगे, फिर ब्लड ग्रुप मैच करेंगे, इतना सब कुछ मैच करने के बाद भी उसको उसको जीवन भर इम्यूनो सप्रेसेंट लेने पड़ेंगे। मतलब कि ऐसा पेशेंट जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है तो वो टिश्यू मैच होने के बाद भी और ब्लड ग्रुप मैच होने के बाद भी वो इम्यूनो सप्रेसेंट जीवन भर लेगा। क्यों लेगा? कि अगर उसकी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग हो गई तो वो उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देगी, तो इम्यूनो सप्रेसेंट उसको लेने ही पड़ेंगे, जिससे कि वो खुद के और मतलब कि सेल्फ और नॉन सेल्फ में इतने अच्छे से डिफरेंशिएट न कर पाए, जिससे कि उसका जो इम्यून सिस्टम है सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट न कर पाए, और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो इतने अच्छे से काम ना कर पाए और ग्राफ्ट रिजेक्ट ना हो जाए। तो इसलिए ये इस तरह से जो इम्यून सप्रेसेंट है उसको दिए जाएंगे और इम्यूनिटी को वीक रखा जाएगा। नेक्स्ट है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। अब ये एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी क्या है? व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन, जो होस्ट है वो जब एंटीजन के एक्सपोजर में आता है तो क्या होगा उससे? वो इम्यूनिटी जो है वो जनरेट करेगा। कैसे जनरेट करेगा या फिर वो इम्यूनिटी कैसे काम करेगी, ये सब इसमें देखा जाएगा। विच में बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग, वो जो एंटीजन है वो लिविंग भी हो सकता है, वो एंटीजन डेड माइक्रोब भी हो सकता है, वो एंटीजन की फॉर्म में अदर प्रोटीन भी हो सकता है। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट, होस्ट में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी। कोई भी ऐसा पार्टिकल, वो क्या क्या हो सकता है, वो लिविंग भी हो सकता है, डेड माइक्रोब भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराना शुरू करेगा। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब एक बॉडी है, उस बॉडी में कुछ इन्फेक्शियस पार्टिकल गया, वो इन्फेक्शियस पार्टिकल क्या करेगा, वहां पे जो इन्फेक्शन जैसी कंडीशन क्रिएट करेगा या इन्फेक्शन ही कॉज करेगा, उस इन्फेक्शन से बचने के लिए जो प्रोटीन बनेगी वो प्रोटीन एंटीबॉडी कहलाती है। और वो एंटीबॉडी किसके रेस्पॉन्स में बनी है? माइक्रोब्स के रेस्पॉन्स में या उस एंटीजन के रेस्पॉन्स में बनी है। उसको हम बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब खुद से बनी है इसलिए एक्टिव इम्यूनिटी है। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो स्लो होती है, जो पूरा इफेक्ट दिखाएगी वो थोड़ा सा उसमें समय लगेगा। स्लो होगी, टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रेस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोड्यूस हो रही है। पहले तो उसको जो इन्फेक्शियस पार्टिकल है उसको समझना, उसको समझने के बाद उसके रेस्पॉन्स में इम्यून सिस्टम को एक्टिव करना, फिर उसके रेस्पॉन्स में जो एंटीबॉडीज हैं उसको जनरेट कराना, इस प्रोसेस में समय लगता है। इंजेक्टिंग द माइक्रोबियल deliberately during immunization or infectious or organism, microorganism
during immunization or infectious organism gaining or access into the body during the natural infection induce active immunity। अब ये एक्टिव इम्यूनिटी कैसे इंड्यूस होगी? इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होने के बाद जो हमने पहले पढ़ा था बी सेल और टी सेल इन्वॉल्व होती हैं, बी सेल और टी सेल इन्वॉल्व होंगी तो टी सेल जो है हेल्प करेगी बी सेल की और बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। इस पूरी प्रोसेस को हम एक्टिव इम्यूनिटी बोल देते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा ही था। अब ये इम्यूनिटी अपनी बॉडी में खुद से बन रही है। अब बात करते हैं बाहर से दी जाए तो क्या होगा। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट, अगर फॉरेन एजेंट से बचाने के लिए डायरेक्टली एंटीबॉडी बाहर से दी गई है तो वो इम्यूनिटी जो होगी वो पैसिव इम्यूनिटी कहलाएगी। अगर वो बॉडी के अंदर खुद बने तो एक्टिव इम्यूनिटी, और बॉडी के अंदर खुद ना बने बाहर से दी जाए तो वो पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। डू यू नो व्हाई मदर्स मिल्क इज कंसिडर्ड वेरी एसेंशियल फॉर इन्फेंट? अब इन्फेंट के लिए ये क्यों एसेंशियल होता है? देखो, ये एक येलोइश फ्लूइड होता है जिसको हम कोलोस्ट्रम के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है बहुत। ये एक येलोइश फ्लूइड होता है। वो जो येलोइश फ्लूइड है वो कोलोस्ट्रम कहलाता है। इस कोलोस्ट्रम में आईजीए नाम का एंटीबॉडी होता है। इस कोलोस्ट्रम में आईजीए नाम का एंटीबॉडी होता है। अच्छा, कोलोस्ट्रम में आईजीए होगा और जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है वो आईजीजी होता है। ये भी याद रखना है कि ऐसा एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा को क्रॉस करे वो आईजीजी होता है। कैन क्रॉस प्लेसेंटा, तो ये याद रखना है। अब आईजीए कहाँ मिलेगा? आईजीए कोलोस्ट्रम में मिलेगा। इससे क्या होगा? इम्यूनिटी आती है इनिशियल डेज में, secreted by mother during the initial days of lactation has abundant antibodies। कौन सी? आईजीए टू प्रोटेक्ट देयर इन्फेंट। जो इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है जो नवजात शिशु होता है, बिल्कुल नया नया जन्म हुआ है उसको, तो उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर थ्रू प्लासेंटा। तो ये प्लासेंटा से कौन सी आ रही है? आई जी जी। तो ये जो है इम्यूनिटी जो कि बाहर से दी गई है या फिर मदर के द्वारा आई है प्लासेंटा से या मिल्क से, तो वो कौन सी हो जाएगी? वो सब पैसिव इम्यूनिटी कहलाएगी। तो एक्टिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी दोनों में डिफरेंस हमने समझा। अब आता है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। अब ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि जो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन है किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो मेमोरी पे बेस्ड होता है। ये किसके? इम्यून सिस्टम की मेमोरी पे बेस्ड होगा। हमें याद नहीं रहेगा कि इन्फेक्शन हुआ था नहीं हुआ था, वो इम्यून सिस्टम में मेमोरी होती है जो कि ये याद रखता है कि ये इन्फेक्शन तब हुआ था, इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी चलेगी, तो ये इधर काम करेगा। इन वैक्सीनेशन अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन, in vaccination a preparation of antigenic protein of pathogen or inactivated weakened pathogen, और जिसको वैक्सीन बोल सकते हैं, इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। कहने का मतलब है कोई एंटीजेनिक प्रोटीन, एंटीजेनिक प्रोटीन ऐसी प्रोटीन जो कि कुछ एंटीजन जैसे इफेक्ट शो करे, एंटीबॉडी बनवा दे, तो कुछ एंटीजेनिक प्रोटीन जो इंसर्ट करा सकते हैं बॉडी में, या फिर इनएक्टिवेटेड, इनएक्टिवेटेड को एटेन्यूएटेड भी बोलते हैं, तो इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन जो वीक पैथोजन है, या फिर इसको हम डिसआर्म्ड पैथोजन भी बोल सकते हैं। ऐसा डिसआर्म्ड पैथोजन, डिसआर्म्ड पैथोजन या इनएक्टिवेटेड पैथोजन ऐसा पैथोजन जो कि डिजीज कॉज नहीं करेगा पर उसके इफेक्ट जरूर दिखाएगा, तो डिसआर्म्ड पैथोजन इसको बोलेंगे। The antibody produced in the body against these would neutralize the pathogenic agent during the actual infection। अब ये जो वैक्सीनेशन हुआ, वैक्सीनेशन में क्या क्या दिया गया था?
इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन या कोई एंटीजेनिक प्रोटीन दी गई थी। अब इससे इम्यून सिस्टम में मेमोरी जनरेट होगी, इम्यून सिस्टम में मेमोरी जनरेट होगी, और जब एक्चुअल इन्फेक्शन होगा, उस एक्चुअल इन्फेक्शन के समय पे यही वाली इम्यूनिटी काम करेगी, और यही वाली इम्यूनिटी जो इन्फेक्शियस पार्टिकल है उसको मारने का काम करेगी या उसको रिमूव करने का काम करेगी। द वैक्सीन्स ऑल्सो जनरेट मेमोरी। अब वैक्सीन जो है मेमोरी भी जनरेट करती है, जैसा कि बी और टी सेल्स दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन। बी और टी सेल्स जो है वो पैथोजन को रिकॉग्नाइज करने में इन्वॉल्व होती हैं, पता ही है, हमने पढ़ाई था अभी। क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर and overwhelm the invader with a massive production of antibodies। अब यहाँ पे होगा क्या कि अब जो दूसरी बार में, मतलब ऐसा कहूँ मैं कि मानो ये एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म में हमने वैक्सीनेशन किया था। वैक्सीनेशन इनएक्टिवेटेड पैथोजन के द्वारा किया गया था या फिर एंटीजेनिक प्रोटीन के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे कौन कौन था? यहाँ पे बी सेल थी और टी सेल थी। अभी बी सेल और टी सेल क्या बना रहे हैं? ये दोनों मिलके मेमोरी बना रहे हैं। किस बात की मेमोरी? कि ये जो इन्फेक्शियस पार्टिकल है, ये इन्फेक्शियस पार्टिकल किस तरह का है, तो उसके लिए मेमोरी बना रही है। तो अब मेमोरी जब बना ली, तो नेक्स्ट टाइम जब ये तो अभी इनएक्टिवेटेड था, नेक्स्ट टाइम जो इन्फेक्शियस पार्टिकल है, जो वायरस है, जो भी कुछ है, वो नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने का काम ये करेंगी। मतलब एक्चुअल में जब इन्फेक्शन होगा तो एक्चुअल इन्फेक्शन के समय पे ये बी सेल और टी सेल उसको क्विकली रिकॉग्नाइज करेंगी। क्विकली रिकॉग्नाइज करने के बाद तुरंत वो एंटीबॉडीज बनाएंगी, और एंटीबॉडीज बनाएंगी बहुत बड़े लेवल पे। ओवरहैम का मतलब होता है बहुत अच्छे खासे लेवल में, बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाएंगी। इन जब बहुत ज्यादा अमाउंट में ये इन्फेक्शियस पार्टिकल आएंगे तो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन होगा एंटीबॉडीज का। Massive production of antibodies if a person is infected with some deadly microbes। कोई व्यक्ति है deadly microbes के द्वारा इन्फेक्ट किया गया है, to which quick immune response is required। अब कोई deadly microbe है, उसके द्वारा इन्फेक्शन हो गया है, तो बहुत ज्यादा जल्दी से या फिर बहुत ही तेजी के साथ हमें रेस्पॉन्स करना पड़ेगा, या इम्यून सिस्टम को रेस्पॉन्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि टेटनस में होता है, जो टेटनस है उसमें क्या होगा? वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज। मतलब जो डेडली माइक्रोब है, उस डेडली माइक्रोब के रेस्पॉन्स में जो इम्यून सिस्टम है इतनी तेजी से वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर सकता है, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी? बाहर से इंजेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज को। परफॉर्म्ड एंटीबॉडी बाहर से इंजेक्ट करेंगे, इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम एंटीटॉक्सिन बोल सकते हैं। अ प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन, तो इसको हम एंटीटॉक्सिन बोलेंगे। जो टॉक्सिन है उस टॉक्सिन के अगेंस्ट काम करने वाला एंटीटॉक्सिन हो गया। इवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट, जब स्नेक बाइट के केस में भी, स्नेक बाइट में क्या होता है? जो वेनम होता है स्नेक का वेनम, उसके अगेंस्ट एंटी वेनम दिया जाता है। तो इंजेक्ट विच पेशेंट कंटेन्स परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्नेक वेनम, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम एंटी वेनम के नाम से जानते हैं। तो एंटीवेनम यहाँ दिया जाता है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन। मतलब कि डायरेक्टली बाहर से प्रिपेयर्ड परफॉर्म्ड इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज को जब इंजेक्ट करते हैं तो उसको हम पैसिव इम्यूनाइजेशन बोल देते हैं। फिर इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का भी यूज होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज अलाउड टू प्रोडक्शन ऑफ द एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन द बैक्टीरिया और यीस्ट। अब इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ी है कि मान लो ये एक डीएनए था, यहाँ पे हमने कट लगाया तो ये कुछ इस तरह का हो गया। अब यहाँ से इस तरह का जब हो गया तो इसमें हम एक बाहर से एडिशनल सेगमेंट जोड़ देंगे। जो ये टेक्नोलॉजी है इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या आरडीएनए टेक्नोलॉजी बोल देते हैं, या आर डी टी के नाम से इसको सिंपली जानते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। क्या फायदा होगा इससे?
कि इसके द्वारा हम बैक्टीरिया में या यीस्ट में जैसे कुछ भी ले सकते हैं, इसमें से कोई भी होस्ट बना सकता है, तो बैक्टीरिया में या यीस्ट में हम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कराएंगे। तो किसकी मदद से प्रोड्यूस कराई हमने? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से। वैक्सीन प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज या वैक्सीन, इसमें डायरेक्टली सॉरी वैक्सीन बोलता है, तो वैक्सीन प्रोड्यूस कराएंगे। अब वैक्सीन कैसे? यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन हैंस ग्रेटर अवेलेबिलिटी फॉर द इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन का प्रोडक्शन ज्यादा बड़े लेवल पे कराने के लिए जनरली तो किसका यूज करते हैं? एक बैक्टीरिया का यूज कर लिया डायरेक्टली, तो एक बैक्टीरिया का या दो बैक्टीरिया का इतनी बहुत थोड़ा इसके थोड़ा अमाउंट रहेगा, तो बड़े स्केल पे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे बैक्टीरिया और यीस्ट का यूज किया जाएगा, जिसमें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। अब उसमें कौन कौन एग्जाम्पल आ जाएगा? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम यीस्ट। इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन जो है वो यीस्ट के द्वारा बनाई जाती है।